हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नॉलेज रेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। ठीक है गाइस, तो आज जो है हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर जो है देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है और कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर होती हैं और वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन जो है वो कुछ अलग तरीके से होती है। तो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, तो देखते रहिए इस वीडियो को। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और रेस्पिरेशन के ऊपर जो उसका लेक्चर 1 है वो भी मैंने कल अपलोड किया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हुआ तो आई बटन के ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उसको भी देखिएगा, तभी जो है आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, तो अभी तक जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है इसके अंदर, तो जल्दी से एक क्विक रिव्यू जो है वो ले लेते हैं। तो देखो, हम लोगों ने बोला था रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है। तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन या फिर आप लोग बोलते हो ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, जो आपका फूड था बेसिकली। ठीक है, और ये क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्योंकि जो हमारी ब्रेकडाउन हो रही है फूड की, वो क्यों हो रही है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी जो है किसकी फॉर्म में बन रही थी वहाँ पे, एटीपी की फॉर्म में। और इसका मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो सब कुछ बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इतना सा आपको समझ आ गया होगा अभी तक कि जो रेस्पिरेशन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन या फिर ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारी जो ब्रेकडाउन या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ जो फूड हो रहा है, अगर वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस में वो हो रहा है, तो उसको हम लोग अलग टाइप की बोल रहे थे, यानी कि इसको एरोबिक बोल रहे थे। और अगर जो है हमारा O2 नहीं होता है वहाँ पे इन्वॉल्व रेस्पिरेशन के अंदर, तो उसको एन एरोबिक बोल रहे थे। ठीक है ना, एन एरोबिक। तो ये जो है दो टाइप की हमारे पास रेस्पिरेशन थी, एरोबिक और एन एरोबिक। और दोनों के अंदर जो है फ़र्क क्या था वो भी सारा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ लेक्चर 1 को पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है आगे कंटिन्यू करिए यहाँ से। तो इसके अंदर जो है सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और ये भी देखा था कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स जो होते हैं, उनके अंदर जो है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है। और हमारे पास एनाएरोबिक वगैरह जो है ये बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, फंगस हो गया कुछ, जैसे यीस्ट वगैरह मैंने आपको बताई थी, यीस्ट वगैरह। और उसके साथ साथ जो ह्यूमंस के मसल सेल्स होते हैं उनके अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, उसका भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या चीज़ देखी थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जितने भी टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बेसिक फूड हमेशा क्या रहता है, ग्लूकोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज जो है इसकी आगे पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है, पार्शियल इसका ब्रेकडाउन होता है इनटू पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड। और ये पूरा का पूरा जो ब्रेकडाउन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि ग्लूकोज की हुई ग्लाइकोलाइसिस तो बना पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड जो है ये आगे मतलब किस टाइप की रेस्पिरेशन को फॉलो करेगा, हमारी एरोबिक होगी या एन एरोबिक होगी, यहाँ से डिसाइड होता है। अगर यहाँ पे आता है O2 तो ये हो जाती है एरोबिक टाइप की। ठीक है ना, जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। अगर यहाँ पे O2 जो है हमारा नहीं आता है तो ये हो जाती है एन एरोबिक। कौन सी हो जाती है, एन एरोबिक। अब एन एरोबिक जो थी ये भी आगे फर्दर जो है दो टाइप की थी, जिसको हमने फर्मेंटेशन के अंदर जो है पढ़ा था। हमने बोला था अगर यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि ये दो टाइप की होती है बेसिकली। एक तो होती है जिसमें अल्कोहल बनता है, अल्कोहल, और इसको हम लोगों ने बोला था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोला था, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन क्या होती है बेसिकली, ये एन एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह, उनके अंदर होती है, जिसमें पायरुविक एसिड जो होता है वो पार्शली या फिर फर्दर जो है ब्रेकडाउन करता है इनटू अल्कोहल। तो इसके अंदर कौन सी रिएक्शन चलती है वो भी देखी थी। और दूसरी होती है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कौन सी होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और ये होती है हमारे मसल सेल्स के अंदर। ठीक है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये सारा जो है हम लोगों ने पढ़ा था। इसके अंदर हमने बोला था कि हमारे पास क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। कौन सा बनता है, इथाइल अल्कोहल। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C2H5OH। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं सेम है। और यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड बनता है। और एक और चीज़, यहाँ पे जो है हमारा CO2 जो है बना था, और साथ में साथ
क्या बना था, ATP, और कितने मॉलिक्यूल, 2 ATP के मॉलिक्यूल। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बनता है, एक तो लैक्टिक एसिड बनता है और प्लस 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ पे CO2 की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी तक हम लोगों ने कवरअप की हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। उसके बाद हमने एरोबिक की बात की थी कि जैसे ही हमारा O2 यहाँ पे आता है तो हमारा जो पायरुविक एसिड है वो चला जाता है क्रेब्स साइकिल में, क्रैब साइकिल, और साथ ही साथ चला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ETC। ठीक है, इसके नाम क्या थे, जहाँ बाकी सारी चीज़ें जो है पिछले लेक्चर में कवर करवाई हैं मैंने, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होती है, ये हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो हमारी चलती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है गाइस, तो ये सारा का सारा जो है हम लोगों ने कवर किया है पिछले लेक्चर में, और अभी भी जो है मैंने इसका क्विक रिव्यू जो है आप लोगों को दे दिया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है। तो ये क्या होता है, इसके अंदर बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ फिर पूरा का पूरा जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो अभी जो है हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है गाइस, तो करते हैं स्टार्ट आज का हमारा टॉपिक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, जैसे हम लोगों ने डाइजेशन पढ़ी थी या न्यूट्रिशन जो है हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने देखा कि ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके लिए होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स होता है। उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स का एक सिस्टम बना हुआ है जो पूरा का पूरा फूड की ब्रेकडाउन में यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ऐसे ही ह्यूमंस के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो एक सिस्टम ऑफ ऑर्गन है, यानी कि इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। उन सभी को बना करके एक हमारा पास सिस्टम बनता है जो पूरा का पूरा इन्वॉल्व रहता है रेस्पिरेशन के अंदर। वो सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हैं वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो है आपको एक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर देखिए क्या है, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स है जो पूरा का पूरा इन्वॉल्व रहता है हमारी रेस्पिरेशन में। अब रेस्पिरेशन जो है ना, मैं बेसिकली अगर ह्यूमंस के अंदर बात करूं तो दो तरीके से होती है। कैसे होती है, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होती है, ब्रीदिंग होती है। क्या होती है, ब्रीदिंग। ठीक है, और दूसरी क्या होती है हमारे पास, होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब ये ब्रीदिंग क्या होती है और सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है, इन दोनों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको ये बेसिक जो पार्ट्स होते हैं हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसको मैं आपको बता दूं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होती है, एक नाक होती है जिसमें 2 छेद होते हैं और जहां से हवा जो है वो एंटर करती है। ठीक है ना गाइस, तो देखो सबसे पहले होती है हमारे पास ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होती है, ये होता है सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन्वायरमेंट, ठीक है ना, इन्वायरमेंट एंड एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो एक ऑर्गेनिज्म जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसके बीच में और हमारे जो वातावरण इन्वायरमेंट है उसके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में होता क्या है, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होती है इनहेलेशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है उसमें, एक्सहेलेशन। अब इनहेलेशन किस चीज़ की होती है, ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन की, और एक्सहेलेशन किसकी होती है, CO2 की यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की। अब इतना सा तो बेसिक आप सभी को पता है कि हम लोग हमेशा ब्रीथ करते रहते हैं। क्यों करते हैं ब्रीथ, ताकि हमें ऑक्सीजन मिलती रहे। और उस ऑक्सीजन का काम क्या होता है, बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ताकि हमारी बॉडी में जो है कंटिन्यूसली एनर्जी बनती रहे। और वो एनर्जी जो है हमें उसकी ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो चलते रहें, या फिर जो भी हम लोग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली होती रहें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है हमारे पास इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। इसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। बेसिकली ये दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, हमने O2 को अंदर लिया और CO2 को बाहर निकाला। तो यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 जो है वो हमारी ब्रीदिंग होती है। अब ये ब्रीदिंग जो है ना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है रेस्पिरेशन का एक तरीके से, और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी आगे फर्दर ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो आप लोग बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। अब ये जो ब्रीदिंग होती है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है ना, इसमें कोई भी जो है 2 चीज़ें आपस में रिएक्ट नहीं कर रही, सिर्फ जो है O2 अंदर जा रहा है बॉडी के और CO2 बाहर जा रहा है। इसलिए क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। और इसको हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि जो ब्रीदिंग होती है वो क्या है, हमारी एक
फिजिकल प्रोसेस है और उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ब्रीदिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग अलग नहीं कर सकते। सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ब्रीदिंग के बिना जो है हमारी सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद बात आती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो होती है ह्यूमंस के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं, वही सेम चीज़ आ जाएगी आपकी जो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन थी, द स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन या फिर ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी विद इन द सेल। अब होता क्या, जो हमारी सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है ना, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, यानी कि जो C6H12O6 है, ये हमारा क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, इनसाइड द सेल। अब ये सारी चीज़ कहाँ होगी, इनसाइड सेल होंगी। तो फिर जो है हमारा आगे CO2 + H2O और क्या बनेगा यहाँ पे ATP, ठीक है ना, यानी कि एनर्जी बनेगी। तो ये सारा का सारा जो है हमारे पास बेसिक रिएक्शन जो है ये किसका है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का है। और जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है ये क्या है हमारे पास, केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस कैसे है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पे एक इन्वॉल्व है जिसके अंदर कुछ नई चीज़ें बन रही है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है और CO2 और H2O साथ में एनर्जी की वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा होता है हमारे पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब बात कर लेते हैं हमारे पास जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं और ये सारा प्रोसेस कैसा होता है। देखो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल यानी कि आपकी जो नाक है, ठीक है ना, यहाँ से जो है हम लोग क्या करते हैं, O2 को इनहेल करते हैं। उसके बाद जो है यहीं से हम लोग CO2 को निकालते भी हैं, ठीक है ना, CO2 को बाहर भी निकालते हैं। इनहेल किया O2 को और एक्सहेल किया CO2 को। अब ये हो गया हमारा ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग जो है ये आगे भी चलता है, यानी कि नाक से जो हमारी नॉस्ट्रिल है, ठीक है ना, जो हमारे ओपनिंग्स हैं वो एक आगे ट्यूब को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है ना। अब वो ट्यूब जाती है हमारी कहाँ पे, फेरेंक्स में। अब ये मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो फेरेंक्स होता है इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जो है एक प्रकार का गेट टाइप होता है। यहाँ से दोनों चीज़ें, हमारा खाना भी और हमारी हवा भी दोनों गुजरते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे एक्सटेंड करके, अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो वो चला जाएगा ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में, अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो वो चला जाएगा आगे ट्रैकिया में, ठीक है। और उससे पहले जो है हमारा आता है यहाँ पे लेरिंग्स। अब लेरिंग्स क्या होता है, लेरिंग्स के बारे में आप लोगों ने पहले से भी सुना होगा। लेरिंग्स जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, या फिर इसको क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल, ठीक है। अब बेसिकली इसमें होता क्या है, एक एपरेटस होता है, वोकल कॉर्ड्स वगैरह होती हैं जो हमें बोलने में हेल्प करती हैं। अगर ये वोकल कॉर्ड्स या फिर जो हमारा लेरिंग्स है अगर नहीं होगा या ठीक नहीं होगा तो हमें बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, सिर्फ बोलने का, स्पीकिंग का। बेसिकली हवा जो है नीचे से आती है और उसके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और फिर आगे हमारी टंग और हमारे जो दांत हैं वो हमें हेल्प करते हैं, मतलब जो अलग अलग साउंड्स जो हैं या फिर जो अलग अलग वर्ड्स जो हम लोग निकाल रहे हैं उसको मतलब निकालने में, ठीक है। तो क्या होगा, पहले नॉस्ट्रिल आई, वो आगे जो है एक ट्यूब को एक्सटेंड करके जो है फेरेंक्स में चली गई हैं, यानी कि हमारी O2 जो हमने इनहेल की है वो पहुंच चुकी है फेरेंक्स में। उसके बाद आया हमारा लेरिंग्स। उसके बाद जो है आगे का एक ट्यूब होती है जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, या फिर उसको जो है हम लोग ट्रैकिया बोलेंगे। तो ये जो है हमारी पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्यूब एक्सटेंड कर रही है इसको हम लोग विंड पाइप या फिर ट्रैकिया बोलेंगे। तो अब जो है ये आगे नीचे की तरफ जो है एयर जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है बीच में जो कवर करता है हमारी फूड पाइप या फिर विंड पाइप को। डिपेंड करता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप लोग सांस ले रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर क्या करेगा, हमारी फूड पाइप को क्लोज करेगा। अगर आप लोग मतलब खाना खा रहे हैं तो हमारी विंड पाइप जो है वो बंद हो जाएगी। और वो जो काम होता है वो होता है एपिग्लॉटिस नाम का एक यहाँ पे फ्लैप सा होता है बेसिकली, एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना आपने कि एपिग्लॉटिस जो है वो क्या करती है। उसके बाद ये ट्रैकिया आ गया, और यहाँ पे जो है मैंने ये कुछ रिंग्स जो हैं ये बनाए हुए हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। कार्टिलेज क्या होता है बेसिकली, एक तो होती है हमारी बॉडी में बोन्स और दूसरे होते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ना वो बोन से थोड़े एक किस्म से उनकी हार्डनेस नहीं होती, होते स्ट्रॉन्ग है वो, ठीक है ना, लेकिन जो है उनके अंदर हार्डनेस नहीं होती। जैसे हमारा ये कान हो गया, ये कान जो है कार्टिलेज से बना हुआ है, ये नोज़ का अगला हिस्सा हो गया ये भी कार्टिलेज से बना हुआ है। तो ऐसे ही जो हमारी ये जो ट्रैकिया होता है इसके ऊपर जो है सी शेप्ड
क्या होते हैं, कार्टिलेज के कुछ ऐसे मतलब रिंग्स टाइप जो हैं बने होते हैं, जो इसको एक प्रकार से क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, इसको रिजिडिटी देते हैं थोड़ा और प्रोटेक्शन जो है इसकी करते हैं। उसके बाद जो है आगे जो हमारी विंड पाइप है या ट्रैकिया जो है ये आगे जो यहाँ पे आकर के, ठीक है ना, जो हमारी जिसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसके नीचे ही होता है ये, तो यहाँ आकर के ये क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो ये आपका एक ब्रोंकाई आ गया और ये दूसरा ब्रोंकाई आ गया, ठीक। उसके बाद जो है ये फर्दर जो है हमारा चला जाता है आगे लंग्स में। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट। और हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। क्यों होता है, यहाँ पे मैंने, आप लोग देख रहे होंगे ये बनाया हुआ है इसके ये स्पेस, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, हर्ट आ जाता है, ठीक है ना, हर्ट भी तो होता है ना, तो कुछ स्पेस जो है वो हर्ट कवर करता है, उस वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग जो है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा जो ब्रोंकाई है वो चला गया है किसके अंदर, लंग्स के अंदर। तो लंग्स के अंदर जो है वो फर्दर डिवाइड करता है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल्स बेसिकली बोलते हैं हम लोग, ब्रोंकस भी बोला जाता है इसको, जहाँ फिर ब्रोंकाई बोलते हैं हम लोग। ये आगे जब फर्दर डिवाइड किया, जैसे हमारे पास ट्री की जो है अलग अलग ब्रांचेस निकलती हैं, तो उनको जो है हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रोंक्यूल्स। अब फाइनली जो हमारी ब्रोंक्यूल्स है ना, ये जो है आगे जो है एंड करती है कहाँ पे जाके, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैंने पूरा आपको बताया हुआ है कैसे जो होता है, तो यहाँ पे भी एक मैंने बताया है। तो ये क्या करता है बेसिकली, मान लो ये जो अगर हमारा एक ब्रोंक्यूल है, उसके बाद जो है ये कुछ इस तरीके का बैलून लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके बीच में एयर जाएगी, यानी कि O2 जो है हमारे नॉस्ट्रिल और ट्रैकिया और फिर ब्रोंकाई से होती हुई कहाँ आ गई है हमारे पास, जो हमारे एयर सैक्स हैं बेसिकली, ये छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। क्या होते हैं, एयर सैक्स, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एयर सैक्स होंगे या फिर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनके अंदर हमारी हवा जो है वो आ जाएगी। बेसिकली क्या आएगा, O2 आएगी। क्या आएगी, O2। अब क्या होता है यहाँ पे, इनके ऊपर जो है ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, ब्लड वेसल, वो इनको कवर अप करती हैं पूरा का पूरा, ठीक है। पूरी की पूरी जो ब्लड वेसल्स होंगी बाहर से, और ब्लड वेसल्स में आप लोग जानते ही हैं ब्लड होता है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स हैं तो उनके बीच में क्या होगा, ब्लड होगा, ठीक है। अब होगा क्या कि O2 की यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है, O2 की जो कंसंट्रेशन है इनसाइड द एयर सैक्स या एल्वियोलाई जो है वो ज़्यादा है और ब्लड के बीच में कम है। तो उस वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है। बेसिकली कंसंट्रेशन जो है जिस जगह ज़्यादा होती है वहाँ से कोई चीज़ जो है डिफ्यूज़ होके उस जगह जाती है, यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो सिंपल सा एक प्रोसेस होता है यहाँ पे कि O2 की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से डिफ्यूज़ होके ये चली गई ब्लड में, ठीक है। अब ब्लड में जाएगी तो ब्लड से मतलब कहाँ पहुँचेगी, ये हमारे पूरी की पूरी बॉडी के जो सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में है, ठीक है ना। तो अब जो है हमारी कहाँ पहुँच चुकी है, हर एक सेल तक पहुँच चुकी है। अब वहाँ पे क्या होगा, हमारा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। कैसे, क्योंकि हमने डाइजेशन में पढ़ लिया हुआ है कि जैसे ही हमारा खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से मतलब विलाई जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो कहाँ ले जाता है, ब्लड में। अब ब्लड से जो है खाना कहाँ पहुँच जाता है, हमारा ग्लूकोज वगैरह जो है कहाँ पहुँच जाता है, हर एक सेल तक पहुँच जाता है। अब वहाँ पर सेल तक जो है खाना भी पहुँच चुका है, यानी कि ग्लूकोज पहुँच चुका है। तो वहाँ ज़रूरत थी किसकी, O2 की। तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे जो है वो वहाँ पहुँच जाएगा। अब वहाँ पर चलेगी हमारी क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई है, इन प्रेजेंस ऑफ O2 इनसाइड द सेल, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन होगी किसकी, ग्लूकोज की इंटू CO2 एंड H2O प्लस बनेगी वहाँ पे ATP। अब ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी जो है प्लांट्स या एनिमल्स, यहाँ पे हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो होती है वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म में, और वहाँ होगी ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, हमारा ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज करता है इनटू पायरुविक एसिड, ठीक है। उसके बाद वो चला जाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब शायद आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पता होगा, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे सेल के अंदर जो है एक सेल ऑर्गेनेली होता है, यानी कि सेल का एक पार्ट होता है। उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल,
पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। ऐसे ही हमारा विद इन द सेल जो पावर हाउस होता है उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये इन्वॉल्व रहता है हमारी किसमें, एनर्जी की प्रोडक्शन में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जो है क्या होता है, पायरुविक एसिड जाएगा और वहाँ पे ऑक्सीजन आएगी जो हम लोगों ने इनहेल की थी, वो जो है क्रेब्स साइकिल में जाएगी। क्रेब्स साइकिल जो है वो बेसिकली एक साइकिल की फॉर्म में जो है एक जो हमारा पायरुविक एसिड है वो अलग अलग कंपाउंड्स में विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स जो है कन्वर्ट करता रहता है और बीच में जो है हमारे एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, वो भी इनसाइड द कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद जो है फाइनली हमारे पास 38 एटीपी जो के मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस या फिर दूसरे एनिमल या फिर प्लांट्स के केस में। तो ये मैंने आपको बता रखा हुआ है कितने 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एटीपी जो है वो हमारी होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप लोगों को याद रखनी है। तो यहीं से जो है बेसिकली क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप कि ये आपको पूरा का पूरा समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके जो है आप लोग इसको देखिए और अच्छे से समझिए। कुछ नहीं है, ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी और कुछ जो है नया आपको यहाँ पर ये बताया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ हमारे पास ह्यूमन्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, लेकिन जैसे हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होता ना, उनके अंदर वैसा नहीं होता। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, जैसे हमारे पास अलग अलग एनिमल्स हैं, है ना, एलिफेंट है, काऊ है ना, फ्रॉग है। तो इनके अंदर तो सभी के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली लंग्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, लंग्स। जैसे हमारे ह्यूमंस के अंदर देखा लंग्स है हमारे पास, तो लंग्स के थ्रू जो है पूरा का पूरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक, तो आगे जो है फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। एलिफेंट्स, काऊ, डॉग वगैरह ये सारे जो हैं हमारे पास लंग्स होते हैं इनके अंदर, बर्ड्स वगैरह। तो लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, जैसे कॉकरोच है। ठीक है, कॉकरोच, इसके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होती है। तो देखो सबसे पहले आपको पता ही है कि इनके अंदर क्या होता है, हमारे पास ब्रीदिंग होनी है। तो ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, जो हमारे पास कॉकरोच जो है ना, एक अगर मैं यहाँ पे कॉकरोच बनाऊँ, ठीक है, मान लो ये कॉकरोच है, अब जैसा भी है हंसना मत इसको देखे, लेकिन जैसा भी है ये कॉकरोच है। अब इसकी जो कॉकरोच की जो साइड्स होती है ना, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम लोग स्पाइरैकल्स कहते हैं। स्पाइरैकल्स, क्या कहते हैं, स्पाइरैकल्स। बेसिकली स्पाइरैकल्स जो होते हैं ये छोटे छोटे छेद होंगे जिनके थ्रू हवा अंदर जाएगी। ठीक है ना, हवा यानी कि हमारी O2 जो है वो अंदर जाएगी। अब अंदर जाएगी तो उसके बाद क्या होते हैं, इसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। क्या होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। अब मैं पूरा आपको ऐसा करके नहीं बताऊंगा, पूरा आपको बता रहा हूँ कि छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी, उनका एक नेटवर्क होगा जिसको हम लोग कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम या ट्रैकियल नेटवर्क, ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमारे अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम था, तो इनके अंदर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जगह एक ट्रैकियल सिस्टम होता है, और जो ट्रैकिया होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। तो यानी कि जो हवा अंदर गई है वो अब चली जाएगी कहाँ पे, हमारे ट्रैकियल सिस्टम में। ट्रैकियल सिस्टम में क्या है, ट्यूब्स हैं, और उन ट्यूब्स के ऊपर जो है हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि कॉकरोच की ब्लड वेसल्स होंगी। तो अब क्या होगा, जैसे ही हवा कहाँ पहुँची, हमारी O2 जो है कहाँ पहुँची, किसके अंदर पहुंची, ट्रैकियल सिस्टम के अंदर। तो वहां से डिफ्यूज होके, जैसे हमने ह्यूमंस के केस में देखा, तो वो ट्रैकियल सिस्टम से डिफ्यूज होके जो है ब्लड में चली जाएगी, और आगे ब्लड जो है पूरा का पूरा कहाँ जाता है, आप सभी को पता ही है, हर एक सेल तक जाता है, और वहां पे जाके क्या होती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, और बाद में जो है वहां पे CO2 प्रोड्यूस होती है, जो वापस सेल से निकल करके ब्लड में आती है, ब्लड से निकल करके कहाँ आएगी, ट्रैकियल सिस्टम में, और फिर बाद में स्पाइरैकल्स के थ्रू आउट हो जाएगी CO2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास कॉकरोच के अंदर जो है रेस्पिरेशन होती है। ठीक, ऐसे ही ह्यूमंस के केस में भी होता है। CO2 के लिए जो मैंने आपको बताया नहीं, सेल से CO2 प्रोड्यूस होगी, और वो CO2 डिफ्यूज़ होके कहाँ आएगी, ब्लड में, ब्लड से डिफ्यूज़ होके लंग्स में, लंग में से डिफ्यूज़ होके, यानी कि एकदम से हम लोग फोर्सफुली जो है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सारा का प्रोसेस चलता है किसमें, कॉकरोच के अंदर। तो इसको कुछ नहीं ध्यान रखना, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी कि कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल सिस्टम होता है, और उसके अंदर जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय स्पाइरैकल्स। उसके बाद जो है हम लोग बात करते हैं अर्थवॉर्म की। ठीक है, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग।
अब देखो आप सभी को पता है कि अर्थवर्म जो है वो कहाँ रहता है, मिट्टी के बीच में रहता है, और जो फ्रॉग होता है वो बाहर भी रहता है ज़मीन के ऊपर और ज़मीन के अंदर भी, हाइबरनेशन में चला जाता है वो कुछ महीने के लिए, तो ये आप लोग जानते होंगे। तो अब अर्थवर्म और जो फ्रॉग होते हैं ना, ये कैसे करते हैं, फ्रॉग के अंदर तो लंग्स भी होते हैं। क्या होता है, लंग्स, मतलब जब ये बाहर रहता है तो उस टाइम पे लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है, लेकिन जब ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो उस टाइम पे ये स्किन से रेस्पायर करता है, ठीक है। ऐसे ही अर्थवर्म भी जो है वो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। तो अब स्किन में होता क्या है, बेसिकली इनकी जो स्किन होती है ना, ये हमेशा जो है थोड़ी गीली रहती है, ये भी आपको पता ही है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही इनके स्किन के नीचे जाएंगे ना, वहाँ पे क्या होती है, ब्लड की जो है वेसल्स होती हैं, ठीक है। जैसे ये ब्लड वेसल है, इसके बीच में ये ब्लड है। अब आप लोग जानते हैं कि हवा में O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो हवा क्या करेगी, सिंपली इनकी स्किन से जो है डिफ्यूज़ होके आएगी ब्लड में, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। क्या होगा, सिंपली डिफ्यूज़ होके जो है चली जाएगी इनके ब्लड में, और ब्लड से जाएगी पूरे बॉडी के जो सेल्स होंगे, ठीक है, वहाँ पे पहुंच जाएगी। उसके बाद वहाँ पे हुआ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ATP वगैरह या एनर्जी वगैरह जनरेट हुई, उसके बाद जो है वहाँ से बना CO2। अब CO2 वापस जो है ब्लड में आ जाएगा। अब CO2 की कंसंट्रेशन इनसाइड द ब्लड ज़्यादा है, तो ये यहाँ से निकल करके बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो ये केस होते हैं हमारे पास दोनों, मतलब अर्थवर्म में और फ्रॉग में ये चीज़ देखने को मिलती है कि वो थ्रू स्किन जो है रेस्पायर करते हैं। तो इसका फ्रॉग का एग्जांपल आप लोगों ने याद रखना है कि वो दोनों से करता है, यानी कि लंग्स और हमारे पास जो स्किन है दोनों से रेस्पायर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोग बात करें फिशेस की, तो फिशेस जो है काफ़ी लोग खाते भी हैं, ठीक है ना, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, क्योंकि वो उसको मतलब काटते चाटते होंगे, तो वैसे करके देखते होंगे वो। तो देखो फिशेस के अंदर क्या होता है, इनके अंदर भी जो है लंग्स नहीं होते, इनके अंदर जो है लंग्स की जगह जो है गिल्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल्स। अब गिल्स भी बेसिकली क्या होते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो, मतलब अगर ये मान लो फिश है हमारे पास, ठीक है, ये फिश है, तो यहाँ पे जो करके है कुछ एक स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से। तो बेसिकली होता क्या है, गिल्स के अंदर जब भी वो पानी में होती है तो वो यहाँ से जो है पानी इसके अंदर चला जाता है, तो अंदर जाके जो कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बीच में, उनके बीच में वो पानी जाता है। अब पानी के बीच में आप लोग जानते हैं कि O2 होती है। अब देखो हम ह्यूमंस अगर पानी के बीच में जाएंगे तो हम मर जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर जो है ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम लोग वाटर में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है उसको ले सकें, ठीक है ना। लेकिन फिशेस के अंदर जो है ऐसा सिस्टम है, उनके अंदर क्या है, गिल्स। अब होता क्या है, इन गिल्स के अंदर पानी आएगा, पानी में जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होके जो है वो इनकी ब्लड की जो सप्लाई होगी, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर चले जाएंगे। यानी कि जो गिल्स का स्ट्रक्चर होता है ना इनका, इसके ऊपर भी ब्लड वेसल्स होंगी। अब यहाँ पे अगर O2 ज़्यादा है इनसाइड द गिल्स, तो यहाँ से डिफ्यूज़ होके कहाँ चली गई, ब्लड, और ब्लड से जाएगी बॉडी में, तो पूरा का पूरा आगे जो है फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा और वहाँ से CO2 प्रोड्यूस होगी, वो वापस जो है गिल्स के थ्रू जो है आउट वाटर में चली जाएगी। तो ये काम होता है कहाँ पे, फिशेस के अंदर।